वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। तो बच्चों, हम लोग जो है 10 सैंपल पेपर टोटल इन ऑल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये है सैंपल पेपर नंबर 3 और 2 सैंपल पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं बच्चों। वो आपको मेरी वेबसाइट physicsgyan.com उस पर मिलेंगे टेस्ट सीरीज सेक्शन में फिजिक्स में, और 2021 यानी 2021 सैंपल पेपर के नाम से मिलेंगे टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में। इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पार्ट 3 यानी सेक्शन सी, जो है 2 मार्क क्वेश्चन। अभी तक हम 1 मार्क क्वेश्चन, AR क्वेश्चंस और केस स्टडी बेस्ड वो डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, द एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर एज शोन इन फिगर। और ये आपको पता भी है इस तरह से एनर्जी लेवल होते हैं, हालांकि यहाँ वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट दिख रही है हमको। तो मान लेते हैं जो दी हुई है, विच ऑफ द शोन ट्रांजिशन will result in the emission of a photon of wavelength 275 नैनोमीटर। तो कौन सा फोटोन इसके corresponding होगा पता करना है। विच ऑफ द ट्रांजिशन corresponds to emission of radiation of first, यानी एक क्वेश्चन का पार्ट ये है, फिर 2 पार्ट और है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 1 नंबर ये रहेगा तो आधा और आधा नंबर ये रहेगा। तो ये हमें पता करना है। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, आप लोग कोशिश कर लीजिए ये वीडियो पॉज करके। सो 275 नैनोमीटर SC बाय लैम्डा से हम E निकाल लेंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको कन्वर्ट करके हम ये डिफरेंस देख ही पा रहे हैं यहाँ पर। ये डेफिनेटली 45 नहीं 4.5 है, मिसप्रिंट यहाँ लैंग्वेज में डायग्राम में ठीक से नहीं दिख रहा है, 4.5 है। तो किससे मैच हो रहा है ट्रांजिशन, A से, B से, C से, D से, वो आप आंसर नोट करेंगे अपना। और मैक्सिमम के लिए यानी वेवलेंथ मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम, तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस वाला जो ट्रांजिशन होगा वो इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, और मिनिमम वेवलेंथ यानी मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस वाला जो ट्रांजिशन होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा। तो अगर आपने आंसर ढूंढ लिया है मींस आप वीडियो को रोक सकते हैं, और अब मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों। सो हियर इज द सॉल्यूशन। हमने लैम्डा 275 नैनोमीटर को फॉर्मूले में रखा SC बाय लैम्डा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए नीचे E से डिवाइड किया है, जैसा आप देख रहे हो 1.6 × 10⁻19 से। तो हमें डेटा मिल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो आ रहा है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो 4.5 जो है साफ साफ दिख रहा है किसके कोरस्पॉन्डिंग है, मिलेगा आपको B जो है 0 to 4.5 इसी के कोरस्पॉन्डिंग मिलेगा। सो दिस कोरस्पॉन्ड्स टू ट्रांजिशन B एज फ्रॉम फिगर। ये हमने कैलकुलेट किया। फिर मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी शुड बी मिनिमम एनर्जी कोरस्पॉन्ड्स टू ट्रांजिशन A। तो ये आप वापस से देख सकते हैं, सबसे कम एनर्जी का डिफरेंस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर। देन फॉर मिनिमम वेवलेंथ एनर्जी शुड बी मैक्सिमम एनर्जी कोरस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन D। सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस यहाँ है 10⁻²। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिलेंगे आपको एग्जाम में। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एन एम्प्टी टेस्ट ट्यूब, है ना, खाली टेस्ट ट्यूब। ये प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। डिप्ड इनटू वाटर, आपने उसको पानी में डुबोया। इन ए बीकर, बीकर में पानी है, खाली टेस्ट ट्यूब को डुबोया। अपीयर सिल्वरी, उसकी सरफेस चमकदार, चांदी जैसी चमकती हुई दिखती है। व्हेन व्यूड फ्रॉम ए सूटेबल डायरेक्शन, एक विशेष दिशा से देखने पर। व्हाई, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन भी है, उसको बाद में लेते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए आपकी कॉपी में। बच्चों ये राइटिंग प्रैक्टिस के लिए है, ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इट इज फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आपको लिख कर तैयार करना है, आप अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर लिख लीजिए, और उसके बाद हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं इसका। सो हियर इज द सॉल्यूशन। रे ऑफ लाइट, ये TIR की वजह से ऑब्वियसली इंसिडेंट ऑन वाटर एयर इंटरफेस सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन केस द एंगल। अब आपको क्या करना है बच्चों, जैसे जब भी आप ये पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ पूरा पूरा कोई नहीं पढ़ता, so simply you must or you should underline the keywords। आपको इसमें जो अंडरलाइन करना चाहिए वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एग्जामिनर सीधे इसको पढ़कर टिक लगाएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको बनानी है। In case the angle of incidence is greater than the critical angle, therefore if the tube is viewed from a suitable direction so that angle of incidence is greater than critical angle, the rays of light incident on the tube undergo TIR। As a result, the test tube appears as highly polished, that is silvery।
वापस चलते हैं बच्चों और पार्ट पे, ड्रॉ ए रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। कभी तो मिलेगा राइट द एक्सप्रेशन और कभी आपको डिराइव भी करना पड़ सकता है एक्सप्रेशन, तो दोनों की प्रैक्टिस आपको करके जाना है। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। ओके, हियर इज द सॉल्यूशन। ये रे डायग्राम है, लॉजिकल सीक्वेंस में आपको इसको बनाना आना चाहिए। तो उसके लिए आप मेरे जो रे ऑप्टिक्स के लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं, उसमें मैंने लॉजिकल सीक्वेंस में ड्रॉ करना सिखाया, बोर्ड पर ड्रॉ करके बताया। और डिस्टेंसेस के लिए ऐसा है कि हम चाहें तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या ऑब्जेक्टिव लेंस से रिलेटेड डिस्टेंसेस ऊपर की तरफ लिख सकते हैं और आईपी से रिलेटेड नीचे की तरफ। सबस्क्रिप्ट में हम ओ लगा देते हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्टेंस के लिए, और आईपी से रिलेटेड डिस्टेंसेस के लिए हम ई लगा देते हैं सबस्क्रिप्ट में। यहाँ एंगल भी दिखाए हैं अल्फा एंड बीटा। तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफर करते हुए डायग्राम, पर ये ज़्यादा अच्छा है डायग्राम मुझे लग रहा है, क्योंकि दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अल्फा भी इसी में आ गया है। नियर पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम, अनएडेड आई पर जो एंगल बनता है वो अल्फा है। सो व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी नियर पॉइंट एडजस्टमेंट इसको हम कहते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है, जिसको हम एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं, वी ओ अपॉन यू टाइम्स 1 + d अपॉन एफ ई। नेगेटिव साइन एक मिसिंग है बच्चों, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज इन्वर्टेड है, यहाँ माइनस साइन आएगा, माइनस साइन यहाँ भी मिसिंग है, वो आप लगा लें। अगर इन्फिनिटी पर फॉर्म होती तो 1 + d/f की जगह खाली d/f ही आता। और जब भी फॉर्मूला पूछे राइट करके लिखा हुआ हो और आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो आप फॉर्मूले में कौन सी क्वांटिटी क्या है वो डिस्क्राइब जरूर करें, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। 2 pieces ऑफ कॉपर, दो टुकड़े हैं तांबे के। अब दिखने चाहिए आपको तांबे के दो टुकड़े, ईच वेइंग 0.01 kg। उनको हमने रखा है 0.1 मीटर डिस्टेंस पर एक दूसरे से, और एक इलेक्ट्रॉन 1000 एटम में से उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे टुकड़े पर। तो पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा 0.01 kg कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने एटम्स होंगे, है ना। और फिर ppm पर मिलियन होता था, वैसे ये है पर 1000, तो 1000 में से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स, तो है 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। हिंट दे रहा हूँ मैं आपका ना, ये आपको सॉल्व करना चाहिए, खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए, पहले खुद से कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन 2 pieces आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पे चले गए, एक पर उतना जितना पॉजिटिव आया उतना दूसरे पर नेगेटिव आ गया, चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। तो एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा बच्चों। एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम पर मोल, यानी अगर आप कॉपर का जो मोल कंसेप्ट है वो लगाएंगे, तो केमिस्ट्री में आपने सीखा है 63.5 ग्राम अगर कॉपर लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6.023 × 10⁻23। तो उसके बेसिस पे आप निकालेंगे 0.01 किलोग्राम लेंगे तो उसमें कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर आपको दिया हुआ है 6 × 10⁻23। तो जस्ट ट्राई इट, वीडियो पॉज कर लीजिए, आप कर सकते हैं, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, कैलकुलेशन कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। और फिर अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। सो हियर इज द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ एटम्स इन ईच पीस ऑफ कॉपर, टोटल एटम्स हमने निकाले तो 9.45 10⁻22 आते हैं। यूनिटरी लॉ से आप निकाल सकते हैं। वो 0.01 किलोग्राम जो है वो 10 ग्राम के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इसको डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, तो 9.45 10⁻22 को 1000 से डिवाइड किया, 9.45 10⁻19 आ गया। चार्ज ऑन ईच पीस आफ्टर बीइंग ट्रांसफर्ड, तो Q1 = Q2 + - NE, क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल हमने लगाया, फॉर्मूला लगाया 9.45 × 10⁻19 × 1.6, तो चार्ज आता है 15.12 कूलम। इट इज क्वाइट लार्ज चार्ज, काफी बड़ा है। और रेडियस 0.1 मीटर दी हुई है, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, रेडियस नहीं, 0.1 मीटर। सो एफ हो गया k Q1 Q2/r² से, कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट मिलता है 2.06 × 10⁻14 न्यूटन। काफ़ी ज़्यादा फोर्स है और होना भी चाहिए, क्योंकि चार्ज भी बहुत बड़ा है, कूलम में है। सो दैट्स इट। तो ये न्यूमेरिकल था जो 2 नंबर में आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और पार्ट में जा रहे हैं बच्चों इसके। 2 इक्वली चार्ज पार्टिकल्स, दोनों पर सेम नेचर का चार्ज, हेल्ड
3.2 into 10⁻³ मीटर अपार्ट, डिस्टेंस उनके बीच दी है। आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, उनको छोड़ा, छोड़ा तो वो पास आएंगे या दूर जाएंगे आपको समझना है, ठीक है। इक्वली चार्ज मीन्स नेचर भी सेम होगा। द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज ऑब्जर्व टू बी 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शुरू में एक्सेलरेशन पहले पार्टिकल का इतना है, मैकेनिक्स से रिलेट कर सकते हैं इसको, जैसे बंदूक से गोली छूटी। एंड दैट ऑफ द सेकेंड टू बी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी हमें दे दिया गया है, यानी जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है डेफिनेटली उसका मास कम होगा। इफ द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज 6.3 10⁻⁷ kg, व्हाट आर, पहला पार्ट पूछा है द मास ऑफ द सेकेंड पार्टिकल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, वो भी हमें निकालना है, क्यू भी निकालना है। सो क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेस्ड है पर मैकेनिक्स का कंसेप्ट यहाँ लग रहा है। तो हम जानते हैं कि ये जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इक्वल एंड अपोजिट है ना, यानी ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। तो पहले पार्टिकल पर जितना भी फोर्स लग रहा है, मान लीजिए F1 लग रहा है तो दूसरे पर F2 लग रहा है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। F1 इक्वल टू माइनस F2 अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखें, और F इक्वल टू ma होता है, ये हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से जानते हैं सेकेंड लॉ से। तो m1a1 इक्वल टू m2a2 करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन को एसोसिएट करेंगे तो माइनस का साइन भी आ जाएगा। सो जस्ट ट्राई इट। आपको एक तो मास निकालना है, और फिर क्योंकि चार्जेस इक्वल हैं तो वो दूसरा अननोन क्यू है जो आपको निकालना है। तो जब आप रिजल्ट तक पहुंच जाएं देन आप वीडियो को प्ले करें। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों इसका सॉल्यूशन। हियर इज द सॉल्यूशन। लिखकर प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, गिवन a1 a2 ये दिया हुआ है, हमें m1 दिया हुआ है, m2 पता करना है। f1 f2 के बराबर है, तो सीधे सीधे हमने m1 a1 इक्वल टू m2 a2 लिखा, और यहाँ से हमने m2 निकाल लिया जो आ गया 4.9 इंटू 10⁻⁷ किलोग्राम। और वेरीफाई करने का तरीका सिंपल सा है, एक्सेलेरेशन जिसका ज़्यादा होगा उसका मास कम होगा, और 6.3 से ये मास कम है, सो ऑब्वियसली वेरीफाइड, यानी ये सही आ रहा है। अब दूसरा पार्ट इसका कर रहे हैं, F1 इक्वल टू F2 है, तो Q1 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर है, और वो ऑब्वियसली M1 A1 के बराबर भी है, तो यहाँ से हम निकालेंगे अननोन Q। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आपको इसे प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। इसको हम बोलेंगे HOT, हाई ऑर्डर थिंकिंग, और ऐसे दो क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलने वाले हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज वो सीरीज जो विजिबल रीजन में होती है, सबसे पहले खोजी गई थी। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 6563 एंगस्ट्रॉम यूनिट। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। इसके बेसिस पर आपको निकालना है ना। वैसे आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको क्वेश्चन में ये डेटा नहीं दिया होता और सीधे पूछते व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पर अभी जब ये डेटा दिया गया है तो आपको इसकी टर्म्स में निकालना है, इसकी मदद से निकालना है। सो जस्ट ट्राई इट इन टर्म्स ऑफ आर रिडबर्ग कांस्टेंट। आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, रिडबर्ग की जो इक्वेशन है उसको दो बार लिखें, एक बार बामर सीरीज के लिए, एक बार लाइमन सीरीज के लिए। आप जानते हैं बामर सीरीज में जो है ट्रांजिशन होता है n इक्वल टू 2 में, और लाइमन में होता है n इक्वल टू 1 में। जस्ट डू दैट। फर्स्ट मेंबर का मतलब है कि बामर सीरीज में 3 से 2 में, और लाइमन सीरीज का मतलब है 2 से 1 में। जब आप सॉल्व कर चुके हैं तो फिर सॉल्यूशन में डिस्कस करता हूं बच्चों। लेट्स सी द सॉल्यूशन। बामर सीरीज के लिए हमने लिखा रिडबर्ग फॉर्मूले को 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r टाइम्स 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, और यहाँ से हमें मिलता है 5r अपॉन 36। लाइमन सीरीज के लिए जब सिमिलर फॉर्मूला हम लिखते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला, तो हमें मिलता है 3r/4। अब यहाँ से कंपैरिजन सीधे सीधे हो रहा है। अगर मैं रेशो लेता हूँ तो लैम्डा 2 ऊपर चले जाएगा, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, यानी सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ कट पिट कर हमको r तो कट जाता है, r कैलकुलेट करने की या रखने की जरूरत हमें नहीं पड़ रही है। 5/27 मिल रहा है। एक लैम्डा हमें पता है, सो हम वो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, लैम्डा 1 की, और रिजल्ट हमारे सामने है 1215 एंगस्ट्रॉम यूनिट। कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लाइमन सीरीज जो है वो पहले है, बामर सीरीज बाद में है, तो जो डिफरेंस है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, 3 से 2 में, 2 से 1 में, और वेरीफाई कर सकते हैं रिजल्ट को। तो 1215 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल डेटा से मैच हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे। गिव 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC।
इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है बच्चों, ये आपको अच्छे से तैयार करना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। दो एडवांटेज भी बतानी है, दो डिसएडवांटेज भी बतानी है, तो सोच लीजिए अपने मन में और सोच कर, चाहे तो लिखें, नहीं तो कम से कम सोच के तैयार करें मन में कि अच्छा ये एसी का फायदा है, ये डीसी का फायदा है, और फिर मैच करा सकते हैं, और लिख लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। सो एडवांटेज ये है एसी की, द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एसी इज मोर इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है देन डायरेक्ट करंट। डीसी को पैदा करना और उसको भेजना महंगा पड़ता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी इजिली स्टेप्ड अप, बढ़ा सकते हैं हम, और स्टेप डाउन कहाँ बढ़ाते हैं, पावर स्टेशन पे बढ़ाते हैं, पावर प्लांट पे। स्टेप डाउन करते हैं गली मोहल्लों में जहाँ ट्रांसफार्मर लगे हुए, एज पर नीड। रेक्टिफायर में हम स्टेप डाउन करते हैं ट्रांसफार्मर लगा के पहले, बाय यूजिंग सुटेबल ट्रांसफार्मर्स। तो डीसी के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है जो एसी के साथ है, सो इट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज। डिसएडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी वो क्या है? AC is more dangerous than DC, obviously, for same value. Suppose 220 वोल्ट AC की हम बात कर रहे हैं, तो जो शॉक देगी वो 311.08 वोल्ट का देगी, जबकि DC अगर 220 है तो एग्जैक्टली 220 का ही शॉक देगी। तो दैट्स व्हाई AC is more dangerous than DC, and it cannot be used for electrolysis। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करवा सकते हैं AC से, क्योंकि पोलरिटी लगातार चेंज होगी हाई फ्रिक्वेंसी से, तो DC ही चाहिए अगर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज दिमाग में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे कंपैरिजन वाले 2-3 क्वेश्चन आप पूरे पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, सो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए फिशन और फ्यूजन में क्या कंपैरिजन है। सो लेट्स डिस्कस दैट। न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन हैव फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, ऐसे आप लिख सकते हैं। इन ए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ए हैवी न्यूक्लियस splits into two lighter nuclei, whereas in a nuclear fusion reaction टू लाइट न्यूक्लियाई यूनाइट टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस। ये बेसिक डिफरेंस हो गया। एनर्जी रिलीज की बात करें, एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन इज वेरी हाई इन केस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन में एनर्जी ज़्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू दैट न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तीसरा हम बात करें, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट ओनली अंडर वेरी हाई टेम्परेचर कंडीशन, while in case of nuclear fission reaction there is no such requirement। और हम पॉल्यूशन के लेवल पे अगर इनको कंपेयर करें तो बच्चों फ्यूजन जो है वो लेस पॉल्यूटिंग है, और इसका जो पॉल्यूशन है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता नेचर में, जबकि फिशन मोर पॉल्यूटिंग है, और इसका जो बाय प्रोडक्ट्स वगैरह सब है वो पॉल्यूशन रेडियो एक्टिव होता है नेचर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हम। द फॉलोइंग डेटा was recorded for values of object distance and corresponding values of image distance। तो जैसे प्रैक्टिकल में हम करते हैं, एक तरह का प्रैक्टिकल डेटा हमारे पास है, तो इसको हम प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। ऑन स्टडी ऑफ रियल इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5 डायप्टर। बोला है रियल इमेज होती है इन्वर्टेड, ठीक है। तो रियल इमेज फॉर्मेशन किससे? 5 डायप्टर पावर का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो जैसे आप देखते हैं 5 डायप्टर, आप इसकी फोकल लेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं 100/5, यानी 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का ये है, तो f हो गया 20 सेंटीमीटर, तो 2f हो गया 40 सेंटीमीटर। तो रियल इमेज बनाने के लिए क्या होता है कि फोकल लेंथ से ज़्यादा दूरी पर हमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ता है, तो f और 2f के बीच जनरली हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं। वन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट, इनमें से कोई एक ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट है, आइडेंटिफाई दिस ऑब्जर्वेशन एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइस। तो बच्चों आप कोई भी लॉजिक लगाइए और देखिए कि अगर u को मैं रखता हूँ 25, तो v 97 हो सकता है, नहीं हो सकता। ये हमने रखा है इसको f और 2f के बीच में, तो इमेज कहाँ मिलनी चाहिए लॉजिकली, वो देखिए वो है या नहीं है। बियॉन्ड 2f मिल रही है, फिर हमने f और 2f के बीच रखा है, इमेज बियॉन्ड 2f मिल रही है, तो इसी बेसिस पर आप जज कर सकते हैं विच ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट। यहाँ देख रहे हैं f और 2f के बीच में रखा है 20 से 40 के बीच में, इमेज जो है बियॉन्ड 2f नहीं मिल रही है थर्ड ऑब्जर्वेशन में। फोर्थ में जा रहे हैं, हमने फिर से f और बियॉन्ड 2f रख दिया, अभी हमने बियॉन्ड 2f रख दिया, तो इमेज कहाँ मिलनी चाहिए? f और 2f के बीच में मिल रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। सो इस बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं। सो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि कौन सा ऑब्जर्वेशन गलत है। सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन। हियर पावर ऑफ द लेंस 5 डायप्टर, फोकल लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को रखते हैं f और 2f के बीच में, दैट इज बिटवीन 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर की इमेज जो है फॉर्म होती है बियॉन्ड 2f, दैट इज बियॉन्ड 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को, बट द ऑब्जर्वेशन 3 इज नॉट इन एग्रीमेंट विद।
क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये हमने रखा है इसको 35 पर और इमेज 37 पर मिल रही है जो बियॉन्ड 2f नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग। इसके पीछे वाले दोनों ऑब्जर्वेशन वो सही है, उनमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2f beyond 40 centimeters image should be formed between 20 centimeter and 40 centimeter, तो 4 5 6 उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो खाली अकेला ऑब्जर्वेशन 3 इनकरेक्ट है। तो आंसर लिखने का तरीका आपको यहाँ देखना है, इस तरह से आपको जस्टिफाई करते हुए आंसर लिखना है, और अंडरलाइन किसको करना है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है जस्टिफिकेशन चाहे पढ़े ना पढ़े उसको ये क्लियर होना चाहिए ऑब्जर्वेशन 3, जिससे कि वो आपको नंबर दे सके। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता भी यही है कि जस्टिफिकेशन जनरली नहीं पढ़ते हैं और टू द पॉइंट जो आंसर है उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द प्लेन एस formed by the dipole axis and the axis of the earth। कुछ उस लैंग्वेज को समझना पड़ेगा आपको। डाइपोल एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है और एक्सिस ऑफ अर्थ कौन से एक्सिस की हम बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा प्लेन जो इन दो एक्सिस को मिलाकर बन रहा है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, उसको हमने नाम दिया प्लेन एस। लेट P बी ए पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर, P कोई पॉइंट है मैग्नेटिक इक्वेटर पर, एंड इन S यानी वो उस प्लेन में है। मैग्नेटिक इक्वेटर तो पूरी राउंड है, तो अब वो उसमें पॉइंट P कहाँ है, इस प्लेन में है जो कि डाइपोल एक्सिस और एक्सिस ऑफ अर्थ को ज्वाइन करते हुए बन रहा है। लेट Q बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ज्योग्राफिकल एंड मैग्नेटिक इक्वेटर। तो आपको ये पूरी इमेज बनाकर देखनी होगी और माइंड में अभी आपको इसको इमेजिन करना होगा, यानी कल्पना करनी होगी इसकी। तो Q जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है। ज्योग्राफिकल और मैग्नेटिक इक्वेटर में डिफरेंस होता है, जैसा आपको पता है, जो ज्योग्राफिक पोल के परपेंडिकुलर, उससे मतलब ज्योग्राफिक पोल को मिलाने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर होगी ज्योग्राफिक इक्वेटर, और मैग्नेटिक पोल्स को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ऑब्टेन द डिक्लाइनेशन, आपको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन निकालना है, डिप एंगल्स एट P एंड Q, P और Q पर ये एंगल कितने कितने होंगे आपको पता करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें, आप बनाएं डायग्राम, इमेजिन करें और कुछ कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करें बच्चों। और जब कंक्लूजन तक आप पहुंच जाएं किसी कंक्लूजन तक, तो उसके बाद जो है आप सॉल्यूशन देखें, फिर उसके बाद और वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सो हियर इज द सॉल्यूशन। डायग्राम कुछ इस तरह से बना, ये मैग्नेटिक एक्सिस और ये ज्योग्राफिक एक्सिस और ये उनका प्लेन जिसमें लाई कर रहा है P मैग्नेटिक इक्वेटर पे, ये ज्योग्राफिक इक्वेटर, दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पॉइंट Q लाई कर रहा है। तो पॉइंट P इज ऑन मैग्नेटिक इक्वेटर, सो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप, निडल डिप नहीं करेगी, निडल हॉरिजॉन्टल रहेगी, तो एंगल ऑफ डिप इज 0। आल्सो पॉइंट Q इज ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर, Q जो है मैग्नेटिक इक्वेटर पे है, हम देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप यहाँ पर भी ऑब्वियसली 0 है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक इक्वेटर पे कहीं पर भी हम ले जाएं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। आल्सो पॉइंट P इज इन द प्लेन S एंड निडल इज इन नॉर्थ साइड में है, सो द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एट P इज 0। P पर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन अल्फा 0 होगा, क्योंकि ये मैच हो गया वहां पे ना, मैग्नेटिक मेरिडियन, वैसे वो एंगल होता है मैग्नेटिक मेरिडियन ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच, तो यहाँ मैच हो गया। नाउ Q इज द पॉइंट, ये थोड़ा समझने में मुश्किल है, कोशिश करके समझें इसको। Q इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द ज्योग्राफिकल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो सेम होगा 11.3 डिग्री। सो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इज 11.3 डिग्री। वैसे इस तरह के क्वेश्चन के एक्सपेक्टेशन यानी बहुत कम आने की संभावना है, एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। अच्छा, और पोर्शन पे चलें। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जैसा और में है, हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट मैग्नेट। पर साथ साइमल्टेनियसली याद दिला दो, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्वेश्चन क्यों डाल दिया गया है, पर आपको तैयार रहना चाहिए आसपास के क्वेश्चंस के लिए कि सिलेबस से हटा दिया गया आपके ना टेम्परेरी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट को हटा दिया गया है सिलेबस से। इस साल 2021 के लिए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेट सिलेबस में नहीं है, पर क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इन्होंने डाला है, हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिफरेंट फ्रॉम ए परमानेंट मैग्नेट, ये आपको बताना है। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल व्हिच मेक्स इट सूटेबल फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखा जाए तो ये पूरा ही क्वेश्चन नंबर 24 एलिजिबल नहीं है डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से, पर
फिर भी हम जानते हैं कि ये वाला पार्ट तो है सिलेबस में, पर इस तरह के क्वेश्चंस इन जनरल नहीं पूछे जाते हैं। और जो दूसरा वाला पार्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि डिलीटेड सिलेबस का हिस्सा है, जो सिलेबस डिलीट हो गया उसका हिस्सा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट शो मैग्नेटिज्म टिल द करंट इज स्विच्ड ऑन, एंड एज करंट इज स्विच्ड ऑफ it lost its magnetism, while permanent magnet retains its magnetism at room temperature for a long time after being magnetized. ये basic difference है। Materials used for making electromagnets must have following properties. उनमें permeability high होनी चाहिए, to get magnetized by applying small external magnetic field, आसानी से magnetize हो जाए, high permeability होनी चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा lines उनमें से होकर गुजरनी चाहिए। Coercivity लो होनी चाहिए और retentivity भी लो, to get demagnetized easily by applying small external electric field in opposite direction, and retentivity लो होने से क्या होगा, magnetization is lost as soon as current is switched off, आसानी से demagnetize हो जाएगा। Let's move to the next question. Question number 25, last question of this lecture. Out of blue and red light, which is deviated more by a prism? प्रिज्म किसको ज्यादा मोड़ेगा? गिव रीजन। मिलता जुलता एक सवाल मैं इसमें और पूछ लेता हूं आपसे कि डायमंड को देखिए, अगर आपके घर में जिसके पास भी डायमंड रिंग है या डायमंड नेकलेस है या कुछ भी कैसा भी डायमंड है, तो डायमंड में कौन सा कलर आपको ज्यादा दिखाई देता है? तो आप देखेंगे बच्चों वहां पे नीला रंग ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि नीला रंग उसके लिए टीआईआर होना आसान है, वो ज्यादा देर तक रुकता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल कम है उसके लिए। तो इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे कुछ लिंक है, ब्लू एंड रेड लाइट विच इज डेविएटेड मोर, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो ज्यादा डेविएट होगी। गिव रीजन, वो हम बताएंगे। तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको समझाकर लिखिए, फिर सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट है, गिव द फॉर्मूला दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम प्रिज्म फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो प्रिज्म फॉर्मूला आपको गिव यानी सिर्फ लिखना है, डिराइव नहीं करना है, इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन। तो प्रिज्म फॉर्मूला आपको लिखना है मिनिमम डेविएशन कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। वो भी आप लिख लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हियर इज द सॉल्यूशन। Blue light suffers more deviation by prism than the red light. This happens because of the high value of refractive index of material of prism for blue light because of its smaller wavelength in visible spectrum. तो ये हमने reason specify किया। Second part, the formula that can be used to determine refractive index of material of a prism in minimum deviation condition is given by delta m equal to mu minus 1 times a। बच्चों मैं यहाँ पर करेक्शन करना चाहूँगा, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ये स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए है। दिस इज फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म। डेल्टा इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रिज्म एंगल, तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए है। एक्चुअल फॉर्मूला जो पूछा गया है टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करने के काम हमारे नहीं आ रहा है, तो वो है प्रिज्म फॉर्मूला। इट शुड बी म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। जैसे मिरर फॉर्मूला होता है जो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, लेंथ फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ऐसे प्रिज्म फॉर्मूला होता है और वो ये है। तो ये इसमें आंसर में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 to 25, यानी 2 मार्क क्वेश्चन हो गए हमारे पूरे। तो नेक्स्ट जो है 3 मार्क क्वेश्चन वो मैं लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।